हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई दैट इज़ नाभिक। और आज के इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 11 दैट इज़ 11वां व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एल्फा 6 के बारे में। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो 13.6.2 जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है एल्फा 6। बच्चों हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिवता पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले बताया था कि रेडियो एक्टिवता में कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे ये पदार्थ है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका स्वतः ही विघटन होता रहता है, उनका क्षय होता रहता है, क्षय होता रहता है, विघटन होता रहता है, यानी उनसे कुछ निकलता रहता है। तो क्या निकलता रहता है बच्चों? अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं, और गामा रेज निकलती हैं। और ये नाभिकीय फिनोमेना है बच्चों, नाभिकीय प्रोसेस है, नाभिकीय परिघटना है, न्यूक्लियर प्रोसेस या न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो कोई पदार्थ मान लो इसको, या हम ये मान लेते हैं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का ये नाभिक है, इससे स्वतः ही अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। इसी को हम क्या कहते थे बच्चों? रेडियो एक्टिवता। और हमने ये बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा रेज बाहर निकल रही हैं, उसको कहेंगे अल्फा 6 यानी अल्फा डिके, अल्फा डिके कहेंगे उसको। बीटा रेज बाहर निकल रही हैं यानी बीटा 6 यानी बीटा डिके। गामा रेज बाहर निकल रही हैं यानी गामा 6, यानी 3 प्रकार के 6 हो रहे हैं यानी गामा डिके, इंग्लिश में इसको गामा डिके कहेंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम बच्चों क्रम से पढ़ेंगे इनको एक एक करके, तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि एक ही लेक्चर में तीनों पढ़ा दें। गहराई से पढ़िए उसको कि अल्फा डिके क्या है, बीटा डिके क्या है, गामा डिके क्या है, उनसे जो बैक्यूरेल रेज बाहर निकल रही हैं, जो रेडियो एक्टिव विकिरण बाहर उत्सर्जित हो रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ से, तो किस तरीके से उसका क्या फिनोमेना है वो हमें समझना है। तो आज हम ये पढ़ेंगे बच्चों, अगले लेक्चर में ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक 13.6.2 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, जिसका नाम है अल्फा 6 दैट इज अल्फा डिके। अल्फा डिके, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अल्फा को हम इस सिंबल से दिखाते हैं ना बच्चों, अल्फा डिके। ये पढ़ने जा रहे हैं आज, तो इसको हटा दें। ये तो हम प्रस्तावना थी, समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको हटा देते हैं। इसको अभी हटाते हैं बच्चों। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब अल्फा डिके यानी अल्फा 6 यानी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से अल्फा 6 होने का क्या मतलब है कि उससे अल्फा कण बाहर निकलता है। क्या निकलता है? अल्फा कण यानी अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। अब ये अल्फा कण है क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों। अल्फा कण बच्चों हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यानी हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक होता है बच्चों। अब हीलियम क्या है बच्चों? आपको पता है 2He4, केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं। यानी हीलियम परमाणु की बात करें तो इसमें देखो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 2, यानी 2 प्रोटॉन हो गए। मास नंबर कितना है? 4, यानी इसमें 4 में से 2 घटा दिए तो न्यूट्रॉन मिल गए, यानी 2 न्यूट्रॉन हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये हीलियम परमाणु हो गया। अब अल्फा कण क्या है? ये नाभिक, परमाणु की बात नहीं हो रही बच्चों, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन को हटा दो
अल्फा कण का मतलब हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो न्यूक्लियस यही तो है बच्चों, समझ रहे हैं, ये है। तो ये चीज़ ही अल्फा पार्टिकल है, परमाणु की बात नहीं हो रही। तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो हीलियम का नाभिक है, ये समझाने के लिए बनाया था। तो अल्फा कण क्या रह गया बच्चों? केवल इतना, केवल इतना रह गया, यानी नाभिक नाभिक रह गया। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल के बारे में आप समझ चुके। ये है अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। जब अल्फा कण कहीं से निकलेगा, किसी भी नाभिक से, किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक से जब अल्फा कण निकलेगा तो वहाँ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी बच्चों। तो अल्फा डिके जो है उसकी अगर नाभिकीय अभिक्रिया लिखें बच्चों, अल्फा डिके की, अल्फा डिके यानी अल्फा 6, तो मान लीजिए कोई नाभिक था X जिसका एटॉमिक नंबर था Z और मास नंबर A। इसमें से क्या निकला बच्चों? अल्फा कण। अल्फा कण निकलने का मतलब 2He4, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये निकल गए बच्चों। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी मास नंबर 4। न्यूक्लियस तो 4 हुए ना बच्चों, ये निकल गया। अल्फा कण निकलने का मतलब आप समझ लो ये क्या है? 2He4। अल्फा कण को ऐसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझें, बड़ा आनंद आएगा। निकल रहा है कुछ किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से स्वतः ही, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, खुद विघटित हो रहे हैं, खुद उनका क्षय हो रहा है बच्चों। तो जब इस नाभिक से, ये जो नाभिक है बच्चों जिसका विघटन हो रहा है, उसको कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, पितृ नाभिक। इसको क्या कहते हैं? पितृ। क्योंकि इस नाभिक से किसी दूसरे नाभिक का जनन होने वाला है, एक दूसरा नाभिक पैदा होने वाला है। संतान को कौन पैदा करते हैं बच्चों? माँ बाप। तो ये पेरेंट है, पितृ नाभिक है। दैट इज, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियस कह देते हैं या न्यूक्लियाई कह सकते हैं। तो अल्फा कण निकल गया। तो बच्चों यहाँ कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें हमें बैलेंस करना होता है। एटॉमिक नंबर का सम सेम होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मास नंबर का जो सम है वो सेम होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो नया नाभिक बन गया 22। अब एटॉमिक नंबर का जोड़ सेम रहना चाहिए, मास नंबर का जोड़ यानी सम सेम रहना चाहिए। तो जेड में से 2 कम हो गए, ये निकल गया ना बच्चों, अल्फा कण तो निकल गया। तो यहाँ कितना रह जाएगा बताइए? बहुत सरल मैथमेटिक्स, Z-2, यानी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए, संग में 2 न्यूट्रॉन भी निकल गए हैं, इसलिए मास नंबर में कितने की कमी हो गई? 4 की, यानी A-4। अब देखें इसका और इसका जोड़ करो, A-4 और 4 तो A आ गया, इसका और इसका जोड़ करो तो ये आ गया बच्चों। ये नया नाभिक बन गया, पितृ नाभिक से एक नया नाभिक बन गया, संतान पैदा हो गई एक नई, जिसको कहेंगे संतति नाभिक। संतति नाभिक। अब संतान बच्चों लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। लड़की को बहुत महत्व दिया है बच्चों, और होना भी चाहिए। आजकल नारी शिक्षा पर, नारी को आगे बढ़ाने पर बड़ा जोर शोर प्रयोजन हो रहे हैं बच्चों। संतति नाभिक, अब संतति में तो दोनों हो गए ना, मेल और फीमेल, लड़का लड़की कोई भी, लेकिन यहाँ डॉटर न्यूक्लियाई नाम दिया गया है तो नारी को श्रेष्ठ माना गया है बच्चों। तो यहाँ संतति नाभिक इंग्लिश में जब लिखेंगे तो हम डॉटर लिख रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई।
या डॉटर न्यूक्लियस। सन न्यूक्लियस भी तो हो सकता था, यानी लड़का, लेकिन नहीं, बढ़ावा किसको देना है? लड़की को, डॉटर को, पुत्री को। ठीक है ना? तो खैर हंसी मजाक की बातें थी, अब हंसी मजाक में भी मत लो बच्चों, डॉटर न्यूक्लियाई कर रहे हैं। देखिए तो एक नाभिक था, उससे अल्फा कण निकल के दूसरा नाभिक बन गया बच्चों, तो ये रहा अल्फा डिके, यानी अल्फा निकल गया। अब ये न सोचें कि बात यहीं समाप्त हो गई, अभी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है बच्चों, बात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। इसका एक उदाहरण भी देंगे हम आपको कि इस अल्फा डिके का सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, यूरेनियम से अल्फा कण का निकलना। यूरेनियम जैसे जो पितृनाभिक है बच्चों, वो है यूरेनियम 92-238, इसका नाभिक, यूरेनियम का ये नाभिक। इससे क्या निकला बच्चों? अल्फा कण, दैट इज 2He4। और जो नई संतान की उत्पत्ति हुई, जो नया नाभिक बना बच्चों, वो बना थोरियम। तो यहाँ रह गया 90, ओके, और यहाँ 4 कम हो जाएंगे बच्चों, 234। ये क्या है? थोरियम। और ये क्या है? यूरेनियम। तो जब यूरेनियम नाभिक से एक अल्फा कण निकला तो नया नाभिक बन गया थोरियम। तो जब अल्फा डिके, बीटा डिके जब ये होंगे तो बच्चों नए नाभिकों की उत्पत्ति होती है। गामा की बात अभी नहीं कर रहे, अभी केवल अल्फा की बात करते हैं बच्चों। तो ये सबसे अच्छा प्रचलित उदाहरण है, चिर परिचित, ठीक है, मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द अल्फा डिके। यूरेनियम 92U238 से जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकला तो थोरियम 92-234 बन गया बच्चों। हाँ तो बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब अल्फा डिके के कुछ और उदाहरण भी लिख लेते हैं। अभी हमने क्या बताया था बच्चों कि जैसे यूरेनियम, फिर दोबारा लिख लेते हैं 92-238 से क्या निकला बच्चों? एक अल्फा कण निकला, यानी 2He4। और वो जो पेरेंट न्यूक्लियस था या पेरेंट न्यूक्लियाई, क्योंकि एक न्यूक्लियाई होगा तो न्यूक्लियस कह देंगे, मतलब बहुत सारे, मतलब एक नाभिक है तो न्यूक्लियस, और बहुत सारे नाभिक हैं तो न्यूक्लियाई कह देते हैं। तो इससे थोरियम बना था बच्चों 92-234। ये रिएक्शन अभी हमने लिखी थी कि यूरेनियम जो पेरेंट न्यूक्लियस था वो थोरियम में बदल गया एज अ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, और भी एग्जांपल हम देना चाहते हैं, जैसे थोरियम का एक अदर आइसोटोप लें, समस्थानिक। देखो आपने पीछे पढ़े थे समस्थानिक, अब हम बात कर रहे हैं 92-232 थोरियम की। थोरियम का ये मत कहना सर आपने यहाँ 234 लिखा है, यहाँ 232, ये समस्थानिक है थोरियम का बच्चों। इससे जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा यानी 2He4, तो ये थोरियम बच्चों बदल जाएगा रेडियम में। किस में बदल जाएगा? रेडियम। और यहाँ कितने बचेंगे बच्चों? 88 और 2 तभी तो 90 होंगे, और यहाँ 228। ओके, तो ये थोरियम बदल गया रेडियम में। मैं यहाँ लिख दूंगा बच्चों बाद में ये क्या क्या है, अभी सुनते चलें आप या वीडियो को पॉज करके। ये 8 सही नहीं बना बच्चों, नहीं सही तो बना लेकिन आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। 88। अब रेडियम के दूसरे आइसोटोप की बात करते हैं बच्चों। 88 रेडियम। अब ये मत कहना है यहाँ 228 लिखा है सर और यहाँ 226 लिख रहे हैं, ये उसका एक आइसोटोप है। आज बच्चों बड़ा दिक्कत हो रही है। इससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकला 2He4। बात समझ रहे हैं? रेडियम का कौन सा आइसोटोप लिया हमने? 88-226। तो ये बदल गया बच्चों रेडॉन में, आ रहे हैं रेडॉन। तो यहाँ कितना रह गया बच्चों? 86।
ओके। और 226 में से 4 कम करोगे तो रह जाएगा 2 2 2 ट्रिपल 2 222। ये बन गया रेडॉन में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं पोलोनियम का। पोलोनियम 84 210 एक आइसोटोप है पोलोनियम का। इससे जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा बच्चों ट्वाइस He4 प्लस लेड 84 में से 2 गए 82 बचेंगे बच्चों और ऊपर 206 बचेंगे, ठीक है ना, 206। ये हो गया लेड। लेड पर आकर के स्टेबिलिटी मिल जाती है बच्चों। लेड एक स्टेबल सब्सटेंस है। लेड से ऊपर के जितने भी तत्व हैं वो सब रेडियो एक्टिव हैं। लेड पर आके रेडियो एक्टिव की जो प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है बच्चों। आर्टिफिशियल की बात करें तो अलग बात हो रही है, हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हम विघटन तो लेड से नीचे वाले पदार्थों का भी रेडियो एक्टिव कृत्रिम रेडियो विघटन कर लेते हैं, कार्बन का भी नाइट्रोजन का भी, वो एक अलग फिनोमेना है। बात समझ में आई कि अल्फा डिके में क्या होता है। पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनता है, वो डिफरेंट होता है। इनके नाम लिख दूं बच्चों, आपको दिक्कत न हो। U4 है बच्चों संकेत यूरेनियम, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें, वैसे ये केमिस्ट्री का मामला हो गया बच्चों, इन तत्वों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। TH फॉर थोरियम, और RA फॉर रेडियम, और RA तक आ गए। फिर RN यानी रेडॉन, ये क्या है बच्चों, रेडॉन। रेडॉन तक आ गए। PO क्या है बच्चों, पोलोनियम। ओहो, एक बात ध्यान आ गई बच्चों, वीडियो बनाने के बाद पोलोनियम, वीडियो बनाने के बाद, एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहा था तो PO को मैं पोलेनियम बोल गया था बच्चों। पोलोनियम की जगह पोलेनियम। मैं ये पढ़ा रहा था कि पोलैंड शहर के नाम पर इस नए तत्व का, इस नए रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाम पोलैंड शहर क्यूरी दंपति ने जब खोज की थी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पोलोनियम नाम रखा, लेकिन शहर का नाम पोलैंड था। एक ही मात्रा आ रही थी तो मैं उसी सीक्वेंस में पोलेनियम बोल गया हूँ बच्चों, उसमें सुधार कर लेना। PO फॉर पोलोनियम। PB यानी लेड, ओके, LEAD। चलिए खैर, ये रही रिएक्शन, लेकिन बात बच्चों यहीं समाप्त नहीं होती, अभी और बातें बताएंगे। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर शुरू से चलेंगे बच्चों। शुरू से का मतलब बोर्ड के स्टार्टिंग से। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अभी हमने देखा बच्चों अब तक कि जैसे पेरेंट न्यूक्लियस था X, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इससे निकला अल्फा पार्टिकल दैट इज 2He4, ये अल्फा पार्टिकल है बच्चों। और एक डॉटर न्यूक्लियस बन गया बाई Z-2 और A-4। मास नंबर में 4 की कमी हो गई और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो गई। क्या बात यहीं समाप्त हो जाती है? अभी हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल निकला, यानी अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब जैसे क्या हुआ बच्चों, ये था एक न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन भी थे कितने, Z, न्यूट्रॉन भी थे A-Z। चलिए, इसमें से निकल गया अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 और बन गया एक नया नाभिक, एक अल्फा पार्टिकल निकला बच्चों, अल्फा पार्टिकल निकला। वो जो बना उसमें Z-2 रह गए, प्रोटॉन कम हो गए ना, Z-2 प्रोटॉन, और यहाँ कमी हो गई 4 की, A-Z-4 की। A- साफ नहीं लग रहा होगा आपको,
वैसे वो यहाँ दिख रहा है ना, बात छोड़िए, अल्फा पार्टिकल निकला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, ऐसे ही बना देते हैं। ये इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये बन गया बाई, ऐसे लिख देते हैं संक्षेप में, ठीक है। ये था एक्स, ये निकला अल्फा पार्टिकल और ये बन गया बाई, ओके। तो बात ये आती है कि इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी थे, न्यूट्रॉन भी थे, अल्फा पार्टिकल ही क्यों निकला, प्रोटॉन क्यों नहीं निकला? प्रोटॉन भी तो निकल सकता था, प्रोटॉन डिके क्यों नहीं पढ़ा रहे सर? बच्चे बहुत चालाक होते हैं। अभी एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर अल्फा पार्टिकल क्यों निकला? अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या हुआ बच्चों? अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यही क्यों निकले, प्रोटॉन क्यों नहीं निकला? उसका जवाब आपको अभी देते हैं बच्चों। होता क्या है कि जैसे ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स, इनको हटा दें बच्चों, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे होंगे, ये जगह घेर रहा है, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। कन्फ्यूज़न बच्चों को ये हो रहा है कि ये क्यों निकले, अल्फा कण निकलने का मतलब क्या हुआ बच्चों? अल्फा कण कोई नई चीज़ नहीं है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए, इसका मतलब अल्फा कण निकल गया। तभी तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हुई थी बच्चों, जो डॉटर न्यूक्लियस था उसमें। लेकिन अब बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमें इस बात की पुष्टि कीजिए कि अल्फा कण ही क्यों निकला, प्रोटॉन क्यों नहीं निकला? तो बच्चों उसका जवाब सुनिए। अगर हम अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं या कहीं से बाहर, तो हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? एनर्जी। जब एनर्जी होगी तभी तो भाग पाएंगे, दौड़ के बाहर निकल जाएंगे। हमें यहाँ रोक रखा है, एक जगह हमें रोक रखा है, हम यहाँ रुके पड़े हैं बच्चों। लेकिन अगर हमें यहाँ से भागना है, बाहर निकलना है, तो हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर एनर्जी है तो हम भाग के निकल जाएंगे। तो बच्चों जब अल्फा पार्टिकल बनता है, हमने बताया था द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट पढ़ाया था बच्चों, आपको ध्यान होगा। अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो जब अल्फा कण बनता है बच्चों, तो अल्फा कण किससे बनता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलके अल्फा कण बनता है। इनसे मिलके प्लस लगा देता हूं, बन गया अल्फा कण। तो इसका द्रव्यमान यानी m अल्फा और प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं इसके, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इतना द्रव्यमान। जब अल्फा कण बना तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो इस योग से इस अल्फा कण का द्रव्यमान कम आता है, यानी द्रव्यमान की क्षति हो गई बच्चों। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा इन्हीं से तो मिलके बना, लेकिन अल्फा कण का द्रव्यमान उतना नहीं होगा, कुछ कम होगा। यानी m अल्फा इज लेस देन ट्वाइस mp प्लस ट्वाइस mn, यानी 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान और 2 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के योग से उसका द्रव्यमान कम हुआ। तो यही अंतर बच्चों, यही अंतर उसको ऊर्जा दे देता है। क्योंकि आपने आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन पढ़ी थी, E इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू c²। तो यहाँ जो द्रव्यमान क्षति हुई कितने की हुई बच्चों? ये कम है। तो द्रव्यमान क्षति यहाँ कितने की हुई बच्चों बताइए? 2 प्रोटॉनों के मास और 2 न्यूट्रॉनों के मास में से अल्फा नाभिक का मास घटा दें तो द्रव्यमान क्षति मिलेगी बच्चों यहाँ पर। तो वो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाएगी। तो एनर्जी कितनी हो गई? ट्वाइस mp प्लस ट्वाइस mn माइनस m अल्फा इंटू c²। तो यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। यानी अल्फा कण को काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई बच्चों अल्फा कण को, और वो फटाफट वहाँ उस
पेरेंट न्यूक्लियस से निकल के बाहर चला गया, है ना। अच्छी बात, उसको एनर्जी चाहिए थी ना बाहर निकलने को। अब आप कहेंगे प्रोटॉन को क्यों नहीं मिली एनर्जी? तो एक काम करते हैं बच्चों, और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने ये अभिक्रिया लिखी बच्चों एल्फा डिके। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? एल्फा डिके। क्या पढ़ रहे हैं? एल्फा डिके। तो बात यहीं पूरी नहीं होती। हमने एटॉमिक नंबर कंजर्व कर लिया, बैलेंस कर लिया, मास नंबर बैलेंस कर लिया, लेकिन यहाँ एनर्जी का फिनोमेना नहीं आया। तो बच्चों यहाँ एनर्जी भी रिलीज होती है। क्यू वैल्यू एनर्जी, क्यू फॉर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी एनर्जी निकलेगी। यानी जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसका मास और जो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट न्यूक्लियस यानी जो डॉटर न्यूक्लियस बना और एल्फा कण, इनका वजन और इनका वजन बराबर होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इनका द्रव्यमान का योग इस द्रव्यमान से कम होता है, यानी कुछ मास डिफेक्ट यहाँ भी हुआ। तो यहाँ मास डिफेक्ट कितना हुआ बच्चों इस रिएक्शन में? मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति, इतना तो जानते हैं, डेल्टा एम बराबर, इसके मास को हम मान लेते हैं एम एल्फा, और इसके मास को एम बाई, और इसके मास को एम एक्स। तो इसका मास ज़्यादा होगा एम एक्स का, इनका मास कम होगा, कितना? एम एल्फा प्लस एम बाई। ओके, यानी मास डिफेक्ट डेल्टा एम कितना आ गया? एम एक्स माइनस एम एल्फा माइनस एम वाई, ये मास डिफेक्ट आया। यही मास डिफेक्ट एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो जब भी अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से, किसी रेडियोएक्टिव तत्व से, तो वहाँ एनर्जी भी रिलीज होगी बच्चों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो क्यू वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है। तो एनर्जी कितनी निकलेगी? क्यू, एनर्जी को क्यू यानी ई, जैसे अभी लिखा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ एनर्जी को हम क्यू लिख रहे हैं, ई की जगह क्या लिख रहे हैं? क्यू। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर यानी क्यू कितनी आ गई बच्चों? डेल्टा एम की जगह एम एक्स माइनस एम एल्फा माइनस एम बाई इंटू सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब बच्चों अगर मास, अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये किलोग्राम में होने चाहिए, लेकिन अगर ये एएमयू में दिए गए हैं, ये मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस का मास एएमयू में दिया हो, अल्फा पार्टिकल का मास एएमयू में दिया हो, और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास एएमयू में दिया हो, तो डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं? एम एक्स माइनस एम एल्फा माइनस एम बाई एएमयू में जो आया इंटू 931.5 का गुणा कर देते हैं, तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमने ये पढ़ाया था बच्चों आपको कि 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इस रिलेशन से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मास डिफेक्ट एएमयू में निकालिए। ये किस में निकाला? एएमयू में। जितना आया उसमें 931.5 का गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल गया बच्चों? जो एनर्जी रिलीज हो रही थी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब प्रोटॉन क्यों नहीं निकला बाहर? तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। बच्चों प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, और यहाँ रेडियो एक्टिव फिनोमेना स्वतः एक कैसी प्रक्रिया है? स्वतः हो रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपने आप निकल रहे हैं। अल्फा बीटा गामा अपने आप निकल रहे हैं, अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज अपने आप निकल रहे हैं। अब हमें कुछ देना पड़ रहा है तो वो अपने आप थोड़ी होगी, स्वतः सेल्फ प्रोसेस थोड़ी हुई बच्चों। तो चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है 13.6, जिसमें यूरेनियम का मास दिया है
अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 इसका मास दिया है एटॉमिक मास यूनिट में, थोरियम का मास दिया है। ये 1H1 यानी प्रोटॉन, ये क्या हो गया बच्चों, प्रोटॉन। 1H1 का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास दिया है। अब आपकी उस शंका को दूर करने जा रहे हैं बच्चों हम कि रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा क्यों नहीं निकलता, वो सॉरी बच्चों, अल्फा पार्टिकल तो बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं बाहर निकलता, जबकि अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता। तो प्रोटॉन का मास दिया है। इन आंकड़ों से आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रोटैक्टिनियम का मास दिया है। तो देखें, अब सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट ये है, इसमें पूछा है कि यूरेनियम 92-238 के अल्फा 6 में उत्सर्जित ऊर्जा, यानी जब यूरेनियम बच्चों विघटित होता है। चलिए सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को। पहले अभिक्रिया लिखते हैं। 92-238 यूरेनियम का जब 6 होता है तो पहले क्या निकलता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा डिके की बात हो रही है कि अल्फा 6 तो 2He4 निकल गया, प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया, थोरियम में। कितना, 90-234 इसका मास दिया है। कहाँ गया ये, और संग में एनर्जी भी निकलेगी। यही तो अब क्यू निकालनी है, ये किससे निकलेगी, डेल्टा एम निकालें। यानी डेल्टा एम इस अभिक्रिया में इनके जोड़ में से, इनके द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान घटा दें तो डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति बच्चों कितनी आई, कितनी, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, यानी मास ऑफ ये कम बैठेगी। मैं पता नहीं गलत तो नहीं कह गया कि इसके द्रव्यमान में से इसे घटा दो, ये कम होगा। इसके द्रव्यमान में से इनका द्रव्यमान घटाना पड़ेगा क्योंकि द्रव्यमान की क्षति हुई है बच्चों। पता नहीं, मैं जगह कम पड़ गई थी इसलिए सोच रहा था बच्चों। द्रव्यमान क्षति यानी ये जो पेरेंट न्यूक्लियस था उससे जो डॉटर न्यूक्लियस बना और अल्फा पार्टिकल बाहर निकला, तो इस अभिक्रिया में मास डिफेक्ट हो गया, द्रव्यमान की क्षति हुई। तो इसमें से घटाएंगे मास ऑफ, ये क्या है बच्चों, यूरेनियम, माइनस इनका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, और किसे घटाएंगे, मास ऑफ थोरियम, ये डेल्टा एम आ जाएगा। घटाइए, यूरेनियम का मास ये है 238, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 0.05079 एटॉमिक मास यूनिट माइनस एम अल्फा, अल्फा का ये है, ये बच्चों अल्फा है। 2He4 जहाँ भी लिखा हो इसको समझ लो अल्फा, माइनस 4.00260 माइनस थोरियम ये 234.04363, इतने एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, जल्दी से मैं हल करता हूँ इसको। हाँ तो बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 0.00456 एटॉमिक मास यूनिट। AMU भी लिख सकते हैं या U भी लिख सकते हैं। ये डेल्टा एम आ गया। अब इसमें बच्चों हम 900, अभी मैंने बताया था, इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एनर्जी निकल आएगी कितने से, डेल्टा एम में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, जबकि ये एटॉमिक मास यूनिट में हो तब 931.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएंगे। तो एनर्जी जो रिलीज़ हुई कितनी हुई, 0.00456 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितनी आएगी। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं बच्चों जल्दी से। ठीक है बच्चों, मैं मल्टीप्लाई करता हूं कितने से, 931.5 से, तो ये आ जाती है 4.24764। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.25 राउंड ऑफ करके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में आ रही है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये पॉजिटिव में आई
क्यू कैसी आई बच्चों, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो, यानी क्यू आई पॉजिटिव। दैट इज़ एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, यानी अल्फा पार्टिकल का स्वतः ही उत्सर्जन हो रहा है। प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता, वो सेकंड पार्ट में समझ में आ जाएगा कि ये कह रहा है कि दर्शाइए कि यूरेनियम स्वतः प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। तो ये समझ में आया, यानी यहाँ एनर्जी निकली और 4.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अल्फा पार्टिकल का स्वतः उत्सर्जन संभव है, प्रोटॉन का संभव क्यों नहीं है, अभी देखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। अब हम ये दर्शाएंगे कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक स्वतः ही प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, ये इस पार्ट में पूछा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। तो देखें, अगर यूरेनियम से, यूरेनियम का नाभिक 92, 238, अगर इससे बच्चों एक प्रोटॉन निकलता है यानी 1H1, ये क्या हो गया बच्चों, प्रोटॉन। ये क्या है, प्रोटॉन। तो क्या बनता, प्रोटैक्टिनियम। अभी साफ साफ लिखते हैं बच्चों, प्रोटैक्टिनियम यानी Pa, यहाँ 91 रह जाते बच्चों और यहाँ 237 रह जाते। देखिए यही तो है 91, 237। देखो 91 और 1 92, 237 और 1 238। क्या ये अभिक्रिया पॉसिबल है, क्या प्रोटॉन निकल सकता है यूरेनियम से कि नहीं? अभी दूध का दूध पानी का पानी हुआ जा रहा है बच्चों, अभी समझ में आ जाएगी। इसकी क्यू वैल्यू निकाल लें, एनर्जी कितनी आती है। तो पहले क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम। कैसे निकालेंगे, इसके मास में से यानी मास ऑफ यूरेनियम में से किसका मास घटा दें, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटैक्टिनियम। यही तो होगा बच्चों, इसका मास और इसका मास घटा दें। तो इसका मास कितना है यूरेनियम का, 238.05079 05079 माइनस मास ऑफ प्रोटॉन, यानी ये दिया है 1.0000783 माइनस, देखो इन दोनों का जोड़ कर रहे हैं बच्चों, तभी तो माइनस हो गया, इन दोनों का माइनस कर रहे हैं ना। तो माइनस प्रोटैक्टिनियम का कितना है, ये है बच्चों 237.05121। ये किस में आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट में। ओके, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों जल्दी से। तो ये आएगा बच्चों इक्वल्स टू माइनस 0.00825 एटॉमिक मास यूनिट। माइनस में आया बच्चों। तो इससे एनर्जी कितनी मिली, क्यू वैल्यू, यानी यह द्रव्यमान क्षति हुई नहीं बच्चों, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। चलो अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करते हैं तब हमें मिलती है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको एटॉमिक मास यूनिट को अगर बदलना चाहें तो माइनस 0.00825 इंटू 931.5 से गुणा कर दें तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कन्वर्ट हो गई बच्चों। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो कितना आया बच्चों, इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आती है बराबर माइनस 7.684875, ऐसे आती है बच्चों 7.684। आगे भी डिजिट आ रही हैं लेकिन इतनी छोड़ देता हूँ, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आई, इतनी क्यू वैल्यू आई बच्चों। यानी यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही बच्चों। माइनस का मतलब प्रोटॉन निकालने के लिए हमें उस नाभिक को इतनी एनर्जी देनी होगी, यानी क्यू नेगेटिव में आई तो इधर लाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगी बच्चों। यानी जब यूरेनियम न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी दोगे तभी प्रोटॉन बाहर निकाल सकते हो।
तो बिना एनर्जी दिए नहीं निकल रहा, नेगेटिव में आ रही है, स्वतः उत्सर्जन नहीं हो रहा, स्वतः उत्सर्जन नहीं हो सकता प्रोटॉन का बच्चों, अल्फा कण का हो सकता था क्योंकि वहाँ क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई थी। ओके बच्चों, इस एग्जाम्पल से आपके दोनों डाउट जो आपके मन में शंका पैदा हो रही थी कि अल्फा कण ही क्यों निकल रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल रहा, उसका समाधान आपके इस बेहतरीन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 13.6 से। तो यहाँ एनर्जी बच्चों कैसी आई, नेगेटिव। क्यू कैसी आई बच्चों, लेस देन 0, दैट इज़ कैसी आई, नेगेटिव। यानी ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। इसको अगर इस अभिक्रिया को हम करना चाहते हैं तो ये स्वतः नहीं हो सकती, ये क्यू नेगेटिव में आया, इधर लाएंगे तब पॉजिटिव होगा। यानी यूरेनियम को जब इतनी एनर्जी दोगे तब प्रोटॉन बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना, अपने आप नहीं निकल सकता बच्चों प्रोटॉन। तो चलिए आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा, रेडियो एक्टिव जो विघटन है उसमें अल्फा बीटा गामा डिके होते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया बच्चों अल्फा डिके। ये उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो बच्चों आप लोग कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो, और शेयर भी किया करो बच्चों। तो मिलते हैं कल पढ़ेंगे बच्चों बीटा डिके, और हो सका तो बीटा डिके और गामा डिके दोनों पढ़ लेंगे, नहीं तो एक एक लेक्चर में पढ़ ही लेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल इस नए टॉपिक के साथ, बीटा डिके के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।